नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोथा। साथियों, आज हम रीट 2022 पात्रता परीक्षा जो कि जुलाई में आयोजित होने वाली है और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम और रीट के बाद में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, सभी में आपके साइकोलॉजी के बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत प्रश्न पूछे ही जाते हैं। रीट 2022 में पूरे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीट 2022 के बाद में जो थर्ड ग्रेड का पेपर होगा उसमें लेवल 2 में साइकोलॉजी के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और लेवल फर्स्ट में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, उसी के संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान का ये 31वां पेपर लेकर आया हूँ। आपको रोजाना 30 प्रश्न साइकोलॉजी के देखने को मिल रहे हैं। टारगेट यहाँ पर यूँ मान लीजिए 30 में से 30 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। देखिएगा, पूरे 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। 100 प्रश्नों की 100 टेस्टों की, मतलब 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है ये। तो यहाँ पर 31वां टेस्ट है। इसके बाद में 69 टेस्ट और आपके लिए निःशुल्क लेकर मैं आने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखते हुए व्याख्यात्मक रूप से हम हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, बालक के मंदबुद्धि होने से संबंधित सत्य कथन है। पहला कथन है, यह वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह आनुवंशिकी से प्रभावित होती है। इसमें आनुवंशिकी की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है और इनमें से सभी। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 में आपको यहाँ पर सत्य कथन देखना है कि बालक के मंदबुद्धि होने से कौन सा कथन यहाँ पर आपको सत्य लग रहा है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा विकल्प। मंदबुद्धिता वातावरण के प्रभाव से अधिक प्रभावित नहीं होती है, बल्कि आनुवंशिकी से ये प्रभावित होती है। साथियों, आनुवंशिकी बीमारी है मंदबुद्धिता। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो आपके दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, किस अवस्था में बालक चूसना, काटना एवं निगलना जैसी क्रियाएं प्रारंभ कर देता है। मुख प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्ता अवस्था और गुदे प्रधान अवस्था। तो साथियों, प्रश्न नंबर 2 में देखिए, बालक चूस रहा है, चीज़ों को काट रहा है, निगल रहा है। ये जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जिसमें इन्होंने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये मुख प्रधान अवस्था की विशेषता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न है आपके, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज मानी जाती है। मानव मनोविज्ञान की उपज है, असामान्य मनोविज्ञान की उपज है, सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है और इनमें से सभी। तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान। साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है स्टीफेन एम कोरे। किस लिए किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान? विद्यालय में जो समस्या आती है, विद्यालय की कार्यप्रणाली में जो समस्या आती है, कक्ष में जो समस्या आती है, या छात्रों से संबंधित कोई समस्या हो, तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है और यह सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, असुमेलित है कौन सा? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक हो, टर्मन ने कहा था। आनुवंशिकता स्थिर सामाजिक संरचना न होकर गौण संरचना है। तीसरा है, सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई 2 से 7 वर्ष। और चौथा है, शुद्धातिशयिता का संबंध अधिक मात्रा में भोजन से है। तो बताओ भाई, आपको चौथे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको असुमेलित लग रहा है साथियों? तो देखो, अगर हम बात करें तो शुद्धातिशयिता का संबंध अधिक मात्रा में भोजन करने से है, सही है ये बात। सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई 2 से 7 वर्ष, मतलब जीववाद की प्रवृत्ति इस अवस्था में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला है, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक हो, ये भी सही है। लेकिन ये जो दूसरा विकल्प है कि आनुवंशिकता स्थिर सामाजिक संरचना न होकर गौण संरचना है। तो साथियों, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, न कि गौण माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 है, वे संवेदनाएं जो प्रत्यक्षीकरण भावनाएं जिसके प्रति वर्तमान में हम जागरूक है, कौन सा मानसिक स्तर कहलाता है? चेतन स्तर, अर्धचेतन स्तर, अचेतन स्तर और इनमें से सभी। तो देखो, जिन संवेदनाओं के प्रति हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, भावनाएं जिसके प्रति वर्तमान में हम जागरूक है, मतलब जो चीज़ें वर्तमान में हमारे माइंड में बिल्कुल चल रही है, तो साथियों वो चीज़ें हमारे चेतन मन में होती है। किस में होती है?
चेतन मन में होती है, जो चीज़ें हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रहती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित एवं आकर्षित होता है एवं दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है कहलाती है। उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, व्यक्ति समान लक्ष्य द्वारा पहले विकर्षित हो रहे और फिर आकर्षित हो रहे, मतलब पहले विकर्षित मतलब परिहार और आकर्षित मतलब उपागम। तो परिहार उपागम द्वंद्व यहाँ पर सही रहेगा, जो कि विकल्प में नहीं है साथियों। तो परिहार उपागम द्वंद्व इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, छठे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। अगर आपको लग रहा है उपागम परिहार द्वंद्व सही है, तो पहले आकर्षित और बाद में विकर्षित होना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर चौथा विकल्प आपको बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो प्रश्न नंबर 6 के लिए। साथियों 7वां प्रश्न है आपके, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को। 11 या 12 वर्ष की आयु के बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है, यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? राममूर्ति कमेटी, हेड़ो कमेटी, कोठारी कमेटी और यशपाल कमेटी। तो किशोरावस्था के संबंध में ये कथन जो कहा गया है कि जब बालक 11 या 12 वर्ष की आयु का होता है तो उसकी नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। साथियों, ये हेड़ो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था किशोरावस्था के संबंध में। दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है। तो प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली एवं कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंधन में, सूझ अधिगम में, स्वतः अधिगम में और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। देखिए, ऐच्छिक व्यवहार मतलब जो व्यवहार हमारी इच्छा से हुआ है, लेकिन वो किससे कमजोर और शक्तिशाली हो रहा है? परिणामों से। उस व्यवहार को करने के बाद में जो हमारे सामने परिणाम आ रहे हैं, अगर वो चीज़ें, वो परिणाम हमारे व्यवहार को प्रभावित करें, तो साथियों ऐसा प्राचीन, सूझ, स्वतः या क्रिया प्रसूत किस प्रकार के अधिगम में होगा? तो आपके 8वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा ऐसा क्रिया प्रसूत अनुबंधन में होता है साथियों, क्योंकि इसमें पहले व्यवहार करवाया जाता है और उसके बाद में पुनर्बलन के रूप में कोई चीज़ प्रस्तुत की जाती है। अगर वो प्रभावी है तो दोबारा व्यवहार होगा, प्रभावी नहीं है तो दोबारा व्यवहार नहीं होगा। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो 9वां प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 9 है, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार इनमें से सर्वाधिक प्रभावी है चार्ट और मॉडल, व्याख्यान, टीवी और स्लाइड। तो देखो, यहाँ पर व्याख्यान सबसे ज़्यादा प्रभावित नहीं है दिए गए विकल्पों में से। चार्ट, मॉडल, इसमें सिर्फ ये दृश्य सामग्री है, ये श्रव्य है, ये दृश्य है। लेकिन टेलीविज़न जो है साथियों, ये दृश्य प्लस श्रव्य सामग्री। कैसी है? दृश्य प्लस श्रव्य सामग्री, जिसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, एक से अधिक इंद्रियां काम कर रही है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है दिए गए विकल्पों में से। तो 9वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। आपके 10वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो देखो, उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है साथियों। रुचियों में भी विभिन्नता होती है, उसके जो अनुभव है वो भी उसकी उपलब्धियां हैं, इसमें भी विभिन्नता होती है। उसके जो निर्देशन है उसमें भी उपलब्धि है, इसमें भी भिन्नता होती है। लेकिन साथियों लिंग में विभिन्नता, कोई पुरुष है कोई महिला है, तो साथियों ये कोई उपलब्धि नहीं हुई। अतः यहाँ पर लिंग में विभिन्नता यहाँ उपलब्धि के व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं माना जा सकता है। 10वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो 11वां प्रश्न है, सास बहू को डांटती है तो बहू का मायके जाना उदाहरण है पलायन का, विस्थापन का, दमन का और आरोपण का। दमन में क्या होता है? चीज़ों को हम माइंड में दबा देते हैं, ठीक है, व्यक्त नहीं होने देते हैं, तो उसको कहा जाता है दमन। यहाँ पर तो बहू क्या कर रही है? अपने मायके जा रही है, तो ये दमन का उदाहरण नहीं है साथियों। अब 11वें प्रश्न में आरोपण, आरोपित भी नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर विस्थापन भी नहीं किया जा रहा है। अगर बहू बच्चे को जाके पीट देती, बच्चा खिलौनों को जाकर तोड़ देता, तो फिर ये विस्थापन होता। अर्थात ये किसका उदाहरण है? पलायन का ये उदाहरण है। 11वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो 12वां प्रश्न है आपके, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता,
नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, अनुक्रिया का सहजता से होना और भविष्योन्मुखी सोच। तो बताओ अंतर्दृष्टि की विशेषता आपको इसमें से कौन सी नहीं लग रही है। 12वें प्रश्न में देखो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। इसमें अचानक से कोई चीज़ हमारे माइंड में आती है और हम समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो आकस्मिकता तो इसमें होती है। नवीन परिस्थितियों में भी अनुक्रिया इसमें की जाती है। अनुक्रिया का सहजता से मतलब अचानक हो जाना ये भी होता है, लेकिन भविष्योन्मुखी सोच इसमें नहीं होती है साथियों। अतः 12वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, क्योंकि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कहीं से कहीं तक भविष्योन्मुखी सोच के बारे में नहीं बताया गया है। तो 12वें में चौथा ही विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सबसे उत्तम चिंतन कौन सा है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। देखो कल्पनात्मक चिंतन क्या होता है? जिसमें कल्पना की जाती है, ठीक है, ये सबसे उत्तम किस्म का चिंतन नहीं है। प्रत्यात्मक चिंतन भी सबसे उत्तम का नहीं है। प्रत्यक्षात्मक जो हमारे सामने चीज़ है उसके बारे में चिंतन करना, ये भी सबसे उत्तम चिंतन नहीं है। बल्कि जो तार्किक चिंतन है, जिसमें हम चिंतन करते हुए तर्क देते हैं साथियों, इसको ही सबसे उत्तम किस्म का चिंतन माना जाता है। तो 13वें प्रश्न में फिर कौन सा विकल्प सही है? आपके चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 14 पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। आपको संपूर्ण चीज़ें यहाँ पर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रीट 2022 की देखने को मिलने वाली है। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14, सोच समझना, विभेदन की क्षमता, समस्या का समाधान करना, समस्या के समाधान करने की योग्यता, प्रभावी संप्रेषण करना इत्यादि किस क्षमता के अंतर्गत आती है? संज्ञानात्मक क्षमता के, सामाजिक क्षमता के, सांवेगिक क्षमता के और उद्यमी क्षमता के। उद्यमी क्षमता में तो कार्य करने की चीजें होती है साथियों, इसमें कार्य नहीं किया जा रहा है। संवेगों की बात नहीं की जा रही है। सामाजिक या संज्ञानात्मक, तो 14वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा वो रहेगा संज्ञानात्मक क्षमता, क्योंकि हम समझते हैं, सोचते हैं, मानसिक रूप से अंतर करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं साथियों, इसको ही संज्ञानात्मक क्षमता के नाम से जाना जाता है। 14वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां प्रश्न देखेंगे। किसके अनुसार सामाजिक अधिगम दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क से आरंभ होता है? लिंडग्रेन के अनुसार, एडगर डेल के अनुसार, J.F. स्टीफेन के अनुसार और हरलॉक के अनुसार। तो बताओ भाई प्रश्न नंबर 15 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों, सामाजिक अधिगम जो है दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क में आने से, मतलब हम जब दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क में आएंगे तो हमारा सामाजिक अधिगम होगा, हम समाज से संबंधित चीजें सीखेंगे, ऐसा लिंडग्रेन का मानना था। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 पर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। योग्यता एक रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। अवलोकनीय, नष्टकारी, प्रयोगात्मक और लागू। तो देखो योग्यता एक अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। योग्यता एक नष्टकारी, योग्यता नष्टकारी नहीं होती है। योग्यता एक प्रयोगात्मक और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है, या योग्यता एक लागू और लागू भी नहीं बैठ रहे तो प्रयोगात्मक या अवलोकनीय। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही रहेगा साथियों? 16वें प्रश्न में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है, योग्यता क्या है? एक अवलोकनीय कौशल है और औसत दर्जे का ज्ञान भी है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न देखते हैं। देखो साइकोलॉजी के अलावा मैं आपको शिक्षण विधियों के भी 100 टेस्ट ला कर दे रहा हूँ। शिक्षण विधियों के 100 टेस्ट, हिंदी के 100 टेस्ट ला कर दे रहा हूँ, राजस्थान जीके के 100 टेस्ट ला कर आपके लिए दे रहा हूँ, ये गणित की पूरा जो गणित का संपूर्ण कोर्स है वो आपके लिए ला कर दे रहा हूँ। तो निश्चित रूप से चैनल से जरूर जुड़िएगा साथियों। 17वां प्रश्न है, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण निम्न है। अतरंग मित्र समूह बनाना, काम शक्ति का उदय होना,
समस्याओं का उदय होना और नेतृत्व की भावना उत्पन्न होना। साथियों, किशोरावस्था जो कि 12 से लगभग 18 वर्ष तक चलती है, इसमें काम शक्ति भी उदय होती है, समस्याएं भी उदय होती है, नेतृत्व की भावना भी उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है प्रमुख लक्षण की, तो सबसे प्रमुख लक्षण क्या माना जाता है साथियों? किशोरावस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण किशोर और किशोरियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः यहाँ पर सबसे प्रमुख लक्षण है समस्याओं का उदय होना। इसको ही आपको सही मानना है। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाता है तो ये जो समस्याओं का उदय होना वाला विकल्प है, यही किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण माना जाएगा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सावयविक चिंतन ले जाता है, अभिसारी चिंतन ले जाता है, अपसारी चिंतन ले जाता है, अहमवादी चिंतन ले जाता है। तो देखो, सृजनात्मकता की ओर साथियों हमें अपसारी चिंतन ले जाता है और बुद्धि की ओर हमें अभिसारी चिंतन ले जाता है। मतलब अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से लिया जाता है, जिसमें किसी समस्या का समाधान हम अनेक प्रकार से सोचकर करते हैं, अनेक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां प्रश्न है, कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? आनुवांशिकता से अर्जित कर सकते हो, प्रशिक्षण एवं अनुभव से अर्जित कर सकते हो, साक्षात्कार से अर्जित कर सकते हो, परामर्श से अर्जित कर सकते हो। तो साथियों, कौशल अर्जन करने का जो तरीका है वो है प्रशिक्षण एवं अनुभव के माध्यम से आप कौशलों को अर्जित कर सकते हो। मतलब प्रशिक्षण लेकर और अनुभव के माध्यम से। अनुभव कब आएगा? जब हम उस चीज़ को बार बार करेंगे साथियों, सीखने का प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे, तो इस प्रकार हम कौशल को अर्जित कर सकते हैं। 19वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देखो, अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 20। तो 20वां प्रश्न, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है शिक्षा मनोविज्ञान में, संप्रेषण में, संगठन में और खेल मनोविज्ञान में। बताओ भाई, 20वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर सीखने के अनुभवों की व्याख्या किसमें होती है? तो 20वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो साथियों, 21वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 21 है, बुलिमिया एक रोग है जिसमें व्यक्ति को भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है और प्यास कम लगती है। तो बताइए, बुलिमिया का अर्थ यहाँ पर किस विकल्प में सही प्रकार से दे रखा है? बुलिमिया में क्या होता है साथियों? 21वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। देखो, बुलिमिया में प्यास से कोई संबंध नहीं है, भूख से संबंधित है ये बुलिमिया बीमारी। साथियों, बुलिमिया जो विकार है इसमें भूख कम नहीं लगती है, बल्कि इसमें भूख अधिक लगती है। तो तीसरा विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 21 में। बुलिमिया एक रोग है जिसमें व्यक्ति को भूख अधिक लगती है, मतलब भोजन करने की ज़्यादा इच्छा होती है उसको। तो थर्ड विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 22 है, कोमर द्वारा बताए गए 4D में कौन सा सही है? विसामान्यता, खतरा, अप्रक्रिया और इनमें से सभी। तो भाई, कोमर ने जो 4D बताए हैं, 4 प्रकार की, जो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि जो बीमारियां बताई है या जो विकृतियां बताई है साथियों, इसमें कौन सा सही है? 22वें प्रश्न में देखो, कोमर के 4D में खतरा भी आता है, विसामान्यता भी आती है, अप्रक्रिया भी आती है, और अर्थात यहाँ पर जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी वाला, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों प्रश्न नंबर 22 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? दुर्भीति, मनोग्रस्ती बाध्यता, कायरूप विकार और आतंक विकार। तो दुश्चिंता विकृति का प्रकार जो आपको नहीं लग रहा है कि यार ये दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है, उसका चयन आपको यहाँ पर करना है साथियों। तो 23वें प्रश्न में सही उत्तर दीजिएगा। आपके प्रश्न नंबर 23 में जो सही उत्तर है, जो कायरूप विकार है, ये दुश्चिंता विकृति के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता है। 23वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर।
तो 24वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हवा से दुर्भीति एरोफोबिया, भीड़ से दुर्भीति आक्लोफोबिया, ऊंचाई से दुर्भीति एक्रोफोबिया, आग से दुर्भीति हाइड्रोफोबिया। तो देखो ये अलग अलग प्रकार के फोबिया मतलब एक तरह से डर होता है साथियों। हवा से दुर्भीति, कई सारे लोग होते हैं जिनको हवा अगर चलती है तो डर लगने लग जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे साथियों? 24वें में देखिएगा, यहाँ पर हवा से जो डर होता है उसको एरोफोबिया के नाम से ही जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। कई सारे लोग हैं जिनको ज़्यादा भीड़ दिख जाती है तो वो डरने लग जाते हैं, उसको आक्लोफोबिया नामक बीमारी होती है। कई सारे लोग होते हैं जो ऊंचे स्थान पर अगर चले जाए तो उनको अलग ही प्रकार का डर लगता है, तो उनको एक्रोफोबिया होता है साथियों। लेकिन आग से जो दुर्भीति होती है वो हाइड्रोफोबिया नहीं होता है। यहाँ पर ये गलत दे रखा है चौथे विकल्प में। यहाँ 22वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है, क्योंकि आग से जो दुर्भीति होती है उसको फायरोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फायरोफोबिया उसको कहा जाएगा। तो फिर यहाँ ये जो चौथा विकल्प है ये सही सुमेलित नहीं है। 24वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न देखते हैं। आपके 25वां प्रश्न है, दबाव का सामना करने के लिए कौन सी तकनीकें लेजारस एवं फोकमैन द्वारा दी गई है? समस्या केंद्रित, संवेग केंद्रित, बायो फीडबैक और एक व दो दोनों। देखो दबाव का सामना करने के लिए कई बार हम दबाव में आ जाते हैं साथियों। आपने देखा होगा कई सारी स्थितियां हमारे सामने ऐसी आती है जिसमें हम दबाव में आ जाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने जो लेजारस ने और फोकमैन ने जो तकनीकें दी है वो समस्या केंद्रित तकनीक भी दी है और संवेग केंद्रित तकनीक भी दी है। अर्थात 25वें प्रश्न में जो चौथा विकल्प है एक व दो दोनों, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो 26वां प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति का स्व संप्रत्यय निर्मित होता है, व्यक्तिगत पहचान द्वारा निर्मित होता है, सामाजिक पहचान द्वारा निर्मित होता है, सांस्कृतिक पहचान द्वारा निर्मित होता है और इनमें से सभी। तो 26वें प्रश्न में उत्तर दीजिए, कौन सा विकल्प आपका सही है? साथियों किसी व्यक्ति का जो स्व संप्रत्यय है वो उसकी व्यक्तिगत पहचान द्वारा भी निर्मित होता है, उसकी सांस्कृतिक पहचान द्वारा भी निर्मित होता है, उसकी सामाजिक पहचान द्वारा भी निर्मित होता है। अर्थात 26वें प्रश्न में जो आपके चौथा विकल्प है इनमें से सभी वाला यही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 26 में। क्लियर है सभी के 26वां प्रश्न? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो 27वां प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व के भिन्न 3 प्रकार जैसे गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक किसके द्वारा बताए गए हैं? ये प्रश्न पिछले टेस्ट में भी हमने देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर रिपीट हुआ है तो आपको निश्चित रूप से याद होगा साथियों, और याद होगा तो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए स्थायी हो जाती है। तो कुछ प्रश्न रिपीट होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर बार नए प्रश्न कभी भी नहीं आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते हैं साथियों। इतने प्रश्न हैं, रिपीट होना स्वाभाविक सी चीज़ है कुछ प्रश्नों का, लेकिन वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कार्ल यूंग ने, शेल्डन ने, फ्रीडमैन ने और रोजनमैन ने। तो ये आपको मैंने पिछले टेस्ट में भी बता दिया था कि गोलाकृतिक प्रकार, आयताकृतिक प्रकार, लंबाकृतिक प्रकार, ये शेल्डन के द्वारा ये वर्गीकरण व्यक्तित्व का किया गया है। 27वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। कार्ल यूंग ने कौन कौन से बताए? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 28 पर। तो चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। कौन से परीक्षण का अनुकूलन बच्चों के लिए किया गया जिसे CAT कहा जाता है? कथानक संप्रत्यय परीक्षण, रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, स्थिति परक परीक्षण। स्थिति परक परीक्षण को सिचुएशनल टेस्ट कहा जाता है। रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट है ये SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट वाक्य पूर्ति परीक्षण है। कथानक संप्रत्यय परीक्षण साथियों थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये। तो जो CAT का निर्माण किया गया है वो TAT के पर आधारित है साथियों, ठीक है, TAT पर आधारित है CAT। बाल अंतर्बोध परीक्षण प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से बना है, जिसको कथानक संप्रत्यय परीक्षण भी कहते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 28 में, यही आपके प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा साथियों, प्रथम विकल्प। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को, जो कि आज का सेकंड लास्ट टेस्ट प्रश्न है। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक जिस सिद्धांत पर आधारित है के जनक कौन है? हरमन रोर्शा, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग और हेंस आइंजैक। देखो
व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीक है, जिसमें अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है साथियों, इस तकनीक के जो जनक है वो है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ही प्रक्षेपी तकनीकों का जनक है साथियों। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, लेकिन वापस बता दूं, लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत करिएगा साथियों। और हमें कमेंट में अपने जो प्रश्न आपके सही हुए हैं 30 में से, वो भी हमें कमेंट में जरूर बता करके जाइएगा। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपको किसी प्रश्न में लगती हो तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। देख लेते हैं अंतिम और आज का 30वां प्रश्न साथियों। अंतिम और 30वां प्रश्न है, हेंस आइंजैक व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में सम्मिलित है अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सांवेगिक स्थिरता, अस्थिरता, मनस्तापिता और सभी। तो जो हेंस आइंजैक ने व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली अपनी दी थी, इसमें अंतर्मुखता, बहिर्मुखता के बारे में भी बताया, सांवेगिक स्थिरता, अस्थिरता के बारे में भी बताया, मनस्तापिता के बारे में भी बताया। मतलब उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है, यही 30वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों, ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसके पहले के सारे टेस्ट देखने के लिए ये जो लग रही है ना आपके, ये वीडियो आपको दिख रहा है साथियों, इस पर टच करोगे तो पिछले सभी टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।